आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ पर कहा, स्पेस सेक्टर का मतलब है किसानों और मछुआरों के लिए सटीक भविष्यवाणी, सुरक्षा और आमदनी में बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में आया कृषि क्षेत्र का स्वर्णिम समय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बासमती उत्पादक और मधुमक्खी पालन सम्मेलनों, पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला और एक उद्यान संजीवनी तपोवन का किया उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शोपियां में एक सेब के बगीचे का किया दौरा और किसानों से बातचीत की। कहा, किसानों की भलाई है सरकार की पहली प्राथमिकता। खाद्य तेलों की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस सेक्टर का मतलब किसानों और मछुआरों के लिए सटीक भविष्यवाणी करना, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। हमारे लिए स्पेस सेक्टर का मतलब इकोलॉजी की, पर्यावरण की बेहतर निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी, हजारों लाखों लोगों के जीवन की रक्षा। देश के यही लक्ष्य अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के भी साझा लक्ष्य बन गए हैं। साथियों, आज देश एक साथ इतने व्यापक रिफॉर्म्स देख रहा है क्योंकि आज देश का विजन स्पष्ट है। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट, वेल प्लान, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार कृषि स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत भारत में कृषि का स्वर्णिम काल है और उनके नेतृत्व में कृषि में तकनीकी हस्तक्षेप, अनुसंधान और नवाचार 2022 तक किसान की आय दोगुना कर देंगे। उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू में मुख्य अतिथि के रूप में 5 दिवसीय उत्तर भारत क्षेत्रीय कृषि मेला 2021 के
समापन समारोह में वे भाग लेते हुए ये बात कह रहे थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में कृषि विकास के प्रति गंभीर हैं, जिसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जल शक्ति और कौशल विकास और उद्यमिता जैसे 2 नए मंत्रालय केवल कृषि को बढ़ावा देने और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ही बने हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के अंतर्गत भारत में कृषि और कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया, पीएम फसल बीमा योजना जैसी किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों से स्पष्ट हैं। पीएम किसान सम्मान, ई-नाम, पीएम किसान मानधन योजना ने न केवल कृषि क्षेत्र को आर्थिक और साधन संपन्न बनाया, बल्कि किसानों को वो सम्मान भी दिया जिसके वे हकदार थे। कृषि और नवाचार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में की गई विकास पहलों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना, कठुआ में 2 उच्च बीज प्रसंस्करण संयंत्र और भारत के पहले अरोमा मिशन का शुभारंभ जम्मू में कृषि में विकास के अवसर और नवाचार के द्वार खोलेगा। और केंद्र ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को अब राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसी बहुआयामी नीतियां बनाई गई हैं जिससे खाद्य तेलों जैसी जरूरी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में रहें। इसके अंतर्गत आयात शुल्क व्यवस्था तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हितार्थियों को स्टॉक की जानकारी स्वयं घोषित करने के लिए वेब पोर्टल भी शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शोपियां में एक सेब के बगीचे का दौरा कर उत्पादक किसानों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने सेब उत्पादक किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों की भलाई सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के दौरे का दूसरा दिन और शोपियन में हम मौजूद हैं, जो कि एप्पल बेल्ट कहा जाता है। बेस्ट एप्पल्स यहाँ पर होते हैं और एक इसी तरह के एप्पल ऑर्चर्ड का वो मुआयना कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी बातचीत रही है। सर, आपकी बातचीत यहाँ पर एप्पल ग्रोवर से भी हुई, आपने क्या कुछ यहाँ पर? The Sophian district is bowl of apple. So more variety as apple. So that's why I wanted to interact with farmers of apple growers. So I met him. He told that he expressed his concern how we are growing, how we are marketing, and how the horticulture officer, he explained how we are implanting, and also he explained so many varieties. I saw that. So it is helping for the farmers. They are getting good income in this, and he needs some value added करने के लिए एक जूस फैक्ट्री आने तो अच्छा, ये वी विल टेक अप फॉर दैट, and also for cold storages, and already cold storages, for more cold storages, because as for our government policy, we are providing cold storages, so it will help the farmers for boosting this sector. What kind of assurances have you given them regarding those value addition and whatever concern they have mentioned? Our government is committed for the farmers double the income, so whatever the facilities already there, if additional facilities needed, we will provide them. पहली बार यहाँ पर ऐसा है कि कोई मंत्री यहाँ पर इनसे मिलने आए हैं, इनकी बातों को समझा है, इनकी बातों को पूछा है और इन्हें उम्मीद बढ़ गई है कि अब जो इनकी मांगे हैं, इनकी जरूरतें हैं, वो पूरी हो जाएंगी। कैमरामैन संदीप के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, शोपियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 अक्टूबर को पहले राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना की घोषणा की थी। यह योजना 7 मुख्य ढांचागत वाले क्षेत्रों समेत 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी। गति शक्ति मंच बेहतर समन्वय के लिए तत्काल सूचना प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान लाने का ऐलान किया था। 100 लाख करोड़ से भी अधिक इस योजना से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, साथ ही एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान तैयार होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस योजना को लेकर एक ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम गति शक्ति 16 मंत्रालयों 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक मंच पर लाने से प्रमुख परियोजनाओं में तालमेल और तेजी आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेगा प्लान की घोषणा की। इस सप्ताह इसका शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत और समग्र मार्ग प्रदान करेगा। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से भविष्य में नए आर्थिक गलियारे भी योजना के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे। गति शक्ति पहल के माध्यम से बेरोजगारी दर को भी कम किया जाएगा। रोजगार का सुनहरा मौका प्रदान करने वाले इस योजना के तहत भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा, जिसमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। गति शक्ति पहल के तहत छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। इस योजना के माध्यम से मौजूदा ट्रांसपोर्ट के संसाधनों के तालमेल के अभाव को भी खत्म किया जाएगा। सरकार की तैयारी है कि देश के बुनियादी ढांचे को विश्व की मौजूदा जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना निश्चित ही देश के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है। इससे हमारे स्थानीय उद्योगों को बड़ी मदद मिलेगी और वैश्विक प्रतियोगिता में खुद को साबित कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिन्हा ने कहा है कि दिल्ली में बिजली की कोई किल्लत नहीं है। राजधानी दिल्ली को जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी मिल रही है। साथ ही कोयले की आपूर्ति भी देश में निर्बाध रूप से जारी है। आर.के. सिंह ने कहा कि संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है, जो राजनीति से प्रेरित है। बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी से जुड़ी खबरों को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने निराधार बताया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सब ठीक है और संकट न तो कभी था न आगे होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयले का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कोयले की अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है और इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोयले की मांग बढ़ी है और सरकार ने आयात कम किया है। हमारा डिमांड बढ़ा, ये खुशी की बात है। हमारा डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हमारा डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि हम लोगों ने 2,82,00,000 नए कंज्यूमर जोड़े। हर घर को हमने कनेक्शन दिया, हर गांव को कनेक्शन दिया। ये लोग हजारों गांव और करोड़ों कंज्यूमर को बिना बिजली के रखे हुए थे। बिजली का सरप्लस हम लोगों ने किया और आज 24 घंटे बिजली दे रहा है। पहले 2014 में 12 घंटे रहती थी रूरल एरिया में, आज के समय में 22 घंटे रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। बिजली के क्षेत्र में तो हमने एकदम पूरा आयाम बदल दिया है जनाब। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली में बिजली आपूर्ति बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसी तरह का कोई बिजली संकट नहीं है और राजधानी को पूरी बिजली मिलती रहेगी। बिजली है या नहीं है ये तो आप देख सकते हैं, और बिजली है, दिल्ली में है, कहीं पर लोड शेडिंग नहीं है। हमारे पास रिजर्व है, रिजर्व से जाएगा। लेकिन उसने उठा करके मैसेज भेज दिया और सब पैनिक क्रिएट कर दिया, और केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री को लिख दिया बिना समझे हुए कि क्या स्थिति है। हमारे पास कोयले का जो आज भंडार है, रिजर्व भंडार, वो 4.5 दिन का है, ठीक, लेकिन 4.5 दिन का हमारे पास है, रिजर्व है। ये ऐसा नहीं कि 4.5 दिन के बाद रुक जाएगा, इसलिए कि हमारा जो रोज का खपत है, वो रोज का खपत हमको आता है रेक से, करीब 275-280 रेक हमको प्रतिदिन मिलता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देश में बिजली की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि थर्मल पावर प्लांट्स का कोल स्टॉक प्रतिदिन कोयला आपूर्ति करके बढ़ाया जा रहा है। मॉनसून की वापसी के साथ कोल डिस्पैच में और बढ़ोतरी होगी, जिससे कोल स्टॉक बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं
कि देश में पर्याप्त कोल स्टॉक है, भय पैदा करने वाली किसी भी अफवाह के बहकावे में नहीं आए। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कोल इंडिया ने अब तक सबसे अधिक कोयला उत्पादन एवं आपूर्ति की है। इस वर्ष 263 MT कोयला उत्पादन के साथ CIL ने पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 6.3% की वृद्धि दर्ज की है। साथ ही 323 MT के साथ गत वर्ष से 9% अधिक कोल ऑफ टेक किया है। न तो कोयले के उत्पादन में कोई कमी आई है, न कोई बिजली का शॉर्टेज है। पूरी तरीके से ये कुछ लोगों के द्वारा, कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा देश में पैनिक क्रिएट किया जा रहा था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि बिना आधार के ये पैनिक इसलिए हुआ क्योंकि गेल ने दिल्ली के डिस्कॉम को एक मैसेज भेज दिया कि वो बबाना की गैस स्टेशन को गैस देने की कार्रवाई 1 या 2 दिन बाद बंद करेगा। वो मैसेज इसलिए भेजा गया क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने संसद टीवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में लगातार 20 साल पूरे होने पर एक इंटरव्यू दिया है। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी रूप से देश हित को सर्वोपरि रखकर वंचितों और गरीबों के विकास के लिए फैसले लिए हैं और उन पर अमल भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का लंबा सार्वजनिक जीवन देश हित, जनहित के लिए समर्पण की मिसाल है। पिछले 20 साल से वे बतौर सरकार के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस दौरान भी उनकी प्रतिबद्धता क्षेत्र, राज्य और देश का समग्र विकास सुनिश्चित करना और वंचितों के जीवन को आसान बनाना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद टीवी को दिए एक साक्षात्कार के दौरान एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री के लिए सत्ता से महत्वपूर्ण जनता की सेवा रही है। उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है। शासन में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों पर जोर दिया है और तकनीक के जरिए योजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया है। उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की गति तेज हुई है। विनिर्माण की गति को उछाल मिला है तो नए उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाकर सिंगल विंडो सिस्टम बनाए गए हैं। निवेश और विनिवेश दोनों ही मोर्चे पर पिछले 7 साल में हुई प्रगति का असर भी दिखाई दे रहा है। वजह यही रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने तेजी से सुधार करते हुए साल 2013-14 के 142वें स्थान के मुकाबले अब 63वें स्थान तक की छलांग लगाई है। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे। मुझे विश्वास है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3 बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करे। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। देश औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए कई ढांचागत सुधारों के जरिए 21वीं सदी के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब भारत के स्टार्टअप यूनिकॉर्न में बदलने लगे हैं। रक्षा के मोर्चे पर भी भारत में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शासन के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चे पर समान रूप से काम किया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास की ओर बढ़ता देश, वंचितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती योजनाएं, 21वीं सदी का तैयार होता इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुनिश्चित होती व्यवस्थाएं, विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ती उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी की विशेष कार्य संस्कृति और उनके शासन का हिस्सा हैं। और जैविक खेती को देश के कई राज्यों में बढ़ावा मिल रहा है। क्या जैविक कॉरिडोर से तस्वीर बदलेगी? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार कई तरह से कदम उठा रही है। इसमें जैविक खेती रसायन और कीटनाशी अपशिष्ट से मुक्त कृषि उत्पाद के उत्पादन की एक कारगर विधि है।
पर्यावरण के अनुकूल कम लागत की तकनीक पर बल दे रही है। कृषि मंत्रालय गंगा नदी को स्वच्छ रखने हेतु नमामि गंगे स्वच्छता के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। इसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारे के चिन्हित पंचायतों में जैविक योजना को बढ़ावा मिलेगा। बिहार राज्य में 16 जिलों के 327 जैविक क्लस्टर योजना का क्रियान्वयन 5 जिलों और बक्सर, भोजपुर, छपरा, वैशाली और पटना में कुल 103 ग्रुप क्लस्टर में कृषकों द्वारा जैविक खेती की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में बिहार में 13 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। इन आकांक्षी जिलों में 1300 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाएगी। जैविक कॉरिडोर योजना से परंपरागत कृषि विकास को बढ़ावा और सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के अनियंत्रित उपयोग को रोकने का प्रयास करना है। संधारणीय खेती को बढ़ावा मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ मिट्टी और स्वच्छ पानी भी उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए प्रबंध किए गए हैं। तो वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में बिहार के 13 आकांक्षी जिलों को चुना गया है, जिसमें 1300 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाएगी। जैविक कॉरिडोर योजना से परंपरागत कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। सभी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य उर्वरकों के अनियंत्रित उपयोग को रोकने का प्रयास करना है। और अब बात मौसमी खेती की। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आलू की शुरुआती किस्मों की बुआई करें। साथ ही पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में शीतकालीन सब्जियां जैसे पालक और मेथी की बुआई करें। यहाँ के किसान शलजम और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के पश्चिमी अंचल में कपास की तुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसान बाजरे की कटाई कर लें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में अगेती आलू की बुआई कर लें। हरियाणा के किसान पछेती फूलगोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। अभी का समय हरियाणा में पालक, धनिया, मेथी की बुआई के लिए उपयुक्त है। हरियाणा के किसान लहसुन और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान मटर की शुरुआती किस्में अगेता 7 और AP3 की बुआई कर सकते हैं। साथ ही आलू की अगेती किस्मों में जैसे कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज, कुफरी अशोक और कुफरी चंद्रमुखी की बुआई भी की जा सकती है। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान अगेती मटर और गाजर की बुआई जारी रखें। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला। मैं आपका दोस्त राहुल बुच्चर श्री राम के किरदार में आपको अयोध्या की रामलीला में नजर आने वाला हूँ। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। कई नए चेहरों को लाएंगे, आपको सरप्राइज देंगे। 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रोज शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सब भी हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम। मिलते हैं अयोध्या जी की रामलीला में अयोध्या जी से। विज्ञान ने बदली किसानों की तस्वीर। देश के युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से मिल रही है किसानों को नए नए तकनीकें। नए आविष्कारों से खेती हुई आसान। बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर। सरकार भी दे रही किसानों का साथ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस के सहयोग से इफ्को और डीडी किसान ले आ रहे हैं आपको एक नया कार्यक्रम, नया भारत के नया किसान। देखिए नए भारत का नया किसान 16 अक्टूबर से हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हमारे यहाँ कृषि विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप उसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से आप अपने खेत में पानी की बचत कर सकते हैं। तो उसके पश्चात हमने अपने जो उद्यान विभाग है उससे संपर्क किया और उद्यान विभाग ने हमारे 90% सब्सिडी पे जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी की पाइपलाइन लगवाई और उसके बाद में हमने जो सिंचाई शुरू की तो उसमें हमारा लगभग 50% पानी की बचत हुई और बिजली की बचत हुई। और उससे पहले हमारे यहाँ जो आवारा पशु थे, नाली में हम पानी चलाते थे, नाली में पशु पानी तोड़ देते थे, हमारी जो लेबर कॉस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। उसके लगवाने के बाद में हमारी लेबर जो कॉस्टिंग वो बची है, पानी 50% बचा है और हमारा जो फसल उत्पादन है और उसकी क्वालिटी जो है उसकी गुणवत्ता में बड़ा अचूक परिवर्तन हुआ है। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। किसके बल्ले से निकलेगा जीत का छक्का और किसकी गेंदों से बल्लेबाजों के सपने होंगे तार तार। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग।
बदलते भारत की शान। फौलाद का सीना रखते हैं ना रुकते